बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारा जो लास्ट टाइम लेक्चर था वो था होमोजीनियस लीनियर ओडीईज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हमारी जो ओडीई है वो होमोजीनियस भी हो और लीनियर भी हो तो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनके कांस्टेंट मल्टीपल्स भी सॉल्यूशन होते हैं और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशंस होता है हमारी ओडीई के। लेकिन अगर होमोजीनियस और लीनियर में से कोई एक भी चीज़ वायलेट हो जाए, या तो नॉन होमोजीनियस हो जाए या नॉन लीनियर हो जाए, या दोनों के दोनों वायलेट हो जाए कि नॉन होमोजीनियस और नॉन लीनियर है, इन तमाम केसेस के अंदर क्या था कि चांस है, रेयर चांस के सॉल्यूशन के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा सॉल्यूशन कब बनेंगे? जब होमोजीनियस और लीनियर हो ओडीई हमारी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बेसिस एंड जनरल सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो हमारा जो फंक्शन आते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन आता है ओडीई का, फ़र्ज़ करो दो सॉल्यूशन आ जाते हैं हमारे, ठीक है, तो वो दो सॉल्यूशन हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो वो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा कि हमारा एक सॉल्यूशन आया है मिसाल के तौर पर sin x, और दूसरा सॉल्यूशन अगर हमारे पास आ जाता है 3 sin x, तो ये दूसरा सॉल्यूशन जो है ना ये डिपेंडेंट है पहले सॉल्यूशन के ऊपर। क्यों? पहला सॉल्यूशन sin x था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 sin x दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो डिपेंडेंट फंक्शन है। अब sin x और 3 sin x को डिवाइड करो, बेशक sin x को 3 sin x से कर दो, बेशक 3 sin x को sin x से कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर, या तो 3 या 1/3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के साथ 3 टाइम्स से या 1/3 टाइम्स से लिंक हुए हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है sin x और दूसरा सोल्यूशन है cos x, अब दोनों को डिवाइड करो, sin x ओवर cos x कर लो, बेशक cos x ओवर sin x कर लो, तो आंसर क्या आएगा? टेंजेंट x या कोटेंजेंट x। तो ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है। तो अगर तो सोल्यूशन हमारे इस तरह के हैं कि एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं हैं, तो ये हमारे सोल्यूशन बनेंगे और इसको हम फिर बेसिस कहेंगे, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मैंने इतना ज़्यादा भी इस वजह से डिस्कस नहीं किया, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में भी कराए हैं। इस दर जो है ना हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, वो अब हम जो है ना लेकर चलते हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर हमें पता था कि ओडीई जो हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तो हम अब पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 1 के अंदर थी फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज। अगर फर्स्ट ऑर्डर ओडीई हो तो उसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है? वो दो इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहली इक्वेशन कौन सी होती है? पहली इक्वेशन हमारी होती है गिवन ओडीई, यानी y प्राइम प्लस सम फंक्शन इज इक्वल टू 0 या सम फंक्शन ओडीई, ये एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? ये कि y एट x इज इक्वल टू सम नंबर इज इक्वल टू सम नंबर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो मिलकर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीई। और ये इनिशियल कंडीशन ये यूज़ क्यों होती है? ये यूज़ होती है इस वजह से कि जब हम अपनी ओडीई को सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने की वजह से क्या आ जाता है? एक नंबर c। अगर c की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक सोल्यूशन करवा जाएगा, c की वैल्यू 2 रखते हैं तो एक और सोल्यूशन करवा जाएगा, c की वैल्यू 3 रखते हैं एक और सोल्यूशन करवा जाता है। लेकिन अगर हम ये इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वो c की जगह एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, 3 - 7 पॉइंट समथिंग, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो फिर सोल्यूशन कर्व कितने बनेंगे? एक सिंगल। तो इस वजह से जो है ना ये हमारी इनिशियल कंडीशन जो होते हैं ये हेल्प करती है हमारे जनरल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने में, किसमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और हमें यूनिक सॉल्यूशन ही चाहिए होता है अपने सिस्टम के लिए। अच्छा, ये आइडियाज़ जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये सेकंड ऑर्डर ओडीई पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्या कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ओडीई है
उसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ना वो 3 इक्वेशंस के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होता है। उसमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। कौन कौन सी? पहले नंबर 1 वो क्या चाहिए? ODE सेकंड ऑर्डर, यानी y डबल प्राइम होना चाहिए उसके अंदर, ODE के अंदर। एक तो ये इक्वेशन हो गई ODE। दूसरी हमारी हो गई इनिशियल कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव, यानी कि इस तरह की y एट सम नंबर इज इक्वल टू सम नंबर। और फिर एक और इनिशियल कंडीशन चाहिए, वो क्या होगी? वो होगी y प्राइम एट दिस नंबर इज इक्वल टू सम अदर नंबर। तो 2 इनिशियल कंडीशंस, एक बगैर डेरिवेटिव की और एक डेरिवेटिव की, और तीसरी ये ODE। ये 3 इक्वेशंस मिलकर हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाएंगी। 1 मिनट ज़रा रुकना, मैं जो है ना अभी वापस आता हूँ। 1 मिनट वेट। आयशा फार्मा, अगर तुम्हें बोलना है और बात करनी है तो बाहर चली जा, यहाँ बोलना नहीं है। क्या करना है जल्दी बताओ, यहाँ पर रहना या बाहर जाना है? बेटे जल्दी बता दो, मुझे काम है, मैं किसी अंकल से बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ क्या करना है? जाना है? चलो फिर आओ, चलो बात। ओके, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो सेकंड ऑर्डर ODE है उसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 3 इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक हमारी ODE, एक हमारी इस तरह की इक्वेशन, और एक इसी तरह की इक्वेशन, लेकिन वो क्या होगी? डेरिवेटिव वाली। तो ये 3 इक्वेशंस मिलकर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाएंगे। अब ये देखो, ये हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई कि एक क्या है, देखो विदाउट डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं है ये। y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सम नंबर। दूसरी y प्राइम, यहाँ पर डेरिवेटिव है, एट x इज इक्वल टू एट x 0 इज इक्वल टू k1। अब इन दोनों के अंदर एक चीज़ नोट करो कि ये जो हमारा है ना x की वैल्यू, ये दोनों के अंदर सेम होगी। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होगा। यहाँ पर x 0 है तो यहाँ पर भी x 0 है। ये नहीं है कि यहाँ पर x 0 हो तो यहाँ पे x 1 होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है, नो। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। हाँ, ये है हमारी y वैल्यू, y डिफरेंट हो सकता है, यानी ये अगर 3 है तो ये -7 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन x दे विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। These conditions prescribe given values k0 and k1 of the solution and its first derivative at the same given x is equal to x0 in the open interval considered। यानी कि x जो है ना वो चेंज नहीं होगा, हमारा k0 k1 ये हमारी चेंज हो सकती हैं y वैल्यूज, x चेंज नहीं होगा इनिशियल कंडीशन में। The conditions 4 यानी कि ये वाली जो है हमारी are used to determine the two arbitrary constants C1 and C2 in the general solution। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास देखो जो इक्वेशन होगी वो होगी y डबल प्राइम। जब y डबल प्राइम को एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो y प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा C1। उस y प्राइम को जो कि C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ है उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन बन जाएगा जिससे ODE बनी है, यानी कि y प्राइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y के अंदर, और एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा C2। अब ये जो हमारी y प्राइम वाली है इनिशियल कंडीशन, ये कहाँ पे यूज़ होगी? जब हमने y डबल प्राइम को इंटीग्रेट करके y प्राइम में कन्वर्ट किया था, तो y प्राइम वाली इक्वेशन के अंदर ये इनिशियल कंडीशन यूज़ होगी, और इसके अंदर ये वाली इनिशियल कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव वाली होगी। तो इससे हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी ODE हो गई, ये हमारी पहली इनिशियल कंडीशन और ये दूसरी।
ठीक हो गया। इसको हमने सॉल्व करना है सिंपली। अब हमारी जो ODE है वो क्या है, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और पहली इनिशियल कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू 3, और दूसरी y प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 इज माइनस 0.5। अब हमें ये मालूम है कि वी नो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ ODE गिवन ODE इज दिस। ये देखो इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये सोल्यूशन हमने इसी लेक्चर का जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर पढ़ी थी। ये देखो y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये देखो ये y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कौन कौन से सोल्यूशन है, cos x, और दूसरा सोल्यूशन कौन सा था, sin x। ये आगे चल के मैं दिखा देता हूँ। ये देखो sin x दूसरा सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, a sin x प्लस b sin x या c1 sin x प्लस c2 cos x, इस तरह का होगा। जैसे कि ये दिया हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन दो सॉल्यूशंस का, c1 sin x प्लस c2 cos x। तो ये इसका सोल्यूशन है। उसने हमें खुद कह दिया है कि जो इसका सोल्यूशन है वो ऑलरेडी नोन है, वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ODE का सोल्यूशन ये वाला है। इसमें अब दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एक c1 है और एक c2 है। अब अगर हमें ये वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है डेरिवेटिव वाली, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का y प्राइम, c1 एज इट इज़ आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये देखो माइनस साइन x प्लस ये आ गया c2 ये, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कौन कौन सी इनिशियल कंडीशन यूज़ होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब यूजिंग y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि x 0 है और y क्या है 3, ये हम यूज़ करेंगे कहाँ पे भला, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। अब ये देखो कि x क्या है 0 और y क्या है 3, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 cos 0 क्या होता है 1 इंटू c1 क्या बन जाएगा c1, यानी कि 3 इज इक्वल टू c1। और ये वाला जो है पोर्शन, इसमें क्या होगा, साइन 0 क्या होता है 0 इंटू c2 0, तो ये बन जाएगा c1 इज इक्वल टू 3। तो ये देखो c1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो हमारी दूसरी इनिशियल कंडीशन है y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू माइनस 0.5, तो ये देखो y प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 0.5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.5। साइन 0 0 0 इंटू माइनस c1 0, तो ये टर्म तो हमारी ख़त्म हो गई। और ये क्या होगा, cos 0 क्या होता है 1 इंटू c2, तो ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो ये देखो c2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। अब c1 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 0.5, ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन था इसके अंदर। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, ये वाली y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 0.5 sin x। दिस इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द ODE। ये एग्जांपल समझ आई है। हाँ जी, यार जवाब तो दो, एग्जाम्पल समझ आई है। यस सर। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ODE के, उनके ऊपर। देखो पिछली एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा कि c1 sin x प्लस c2 cos x, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, y1 इज इक्वल टू साइन x एंड y2 इज इक्वल टू cos x, ठीक है। और इसकी बेस पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है ना, y1 इज इक्वल टू cos x एंड y2 इज इक्वल टू sin x, इनको हमने ये इस तरह के फंक्शन होने चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट, यानी ये जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि
एक कांस्टेंट मल्टीपल ना हो एक दूसरे के, इस तरह के होने चाहिए। अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा एक सोल्यूशन जो ना वो है y1 इज़ इक्वल टू cos x, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो क्या है, y2 इज़ इक्वल टू k cos x। अब हम क्या करते हैं, y1 डिवाइडेड बाई y2, y1 क्या है cos x और y2 क्या है k cos x, तो आंसर क्या आएगा 1/k। ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये y1 ओवर y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों तरफ जब हम y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स y2, यानी एक सोल्यूशन जो है वो दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। तो ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक सोल्यूशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब एक सोल्यूशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो क्या होता है, इसको देखो। अब ज़रा हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या है, y इज़ इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। अब हम क्या करते हैं कि y1 और y2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखो, ये y इज़ इक्वल टू, ये आ गया y इज़ इक्वल टू c1, ये आ गया y1 क्या है हमारा, ये देखो cos x, तो y1 की जगह क्या आ गया cos x प्लस c2, ये आ गया प्लस c2। उसके बाद y2 ये क्या है हमारा k cos x, तो y2 की जगह k cos x आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा कि c2 इंटू k, ये क्या बन जाएगा c2k cos x, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी c1 cos x प्लस ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये ब्रैकेट ये रिमूव हो जाएगी, c2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k से, तो ये बन जाएगा c1 cos x प्लस c2k cos x। अब इस इक्वेशन के अंदर से हम क्या करेंगे, जो cos x है ना वो कॉमन ले लेंगे। जब cos x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वो बचेगा c1 प्लस c2k, c1 प्लस c2k, और ये c1 देखो वो भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, एक और नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो बन जाएगा कैपिटल C। और ये क्या था cos x जो हमने कॉमन लिया हुआ था। अब देखो कि वायलेशन क्या हो रही है, हमारी सेकंड ऑर्डर ODE के अंदर कितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होने चाहिए, 2, 1 और 2। लेकिन अगर हमारे सोल्यूशन ये और ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हों तो क्या होता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो 2 होते हैं वो 1 बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। हालांकि सेकंड ऑर्डर ODE के लिए क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे कितना आ गया, 1। कब, जब एक सोल्यूशन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये y1 और y2 एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं हैं तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हमारे पास हम जो मर्ज़ी कर लें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 2 ही रहेंगे और हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सोल्यूशन होते हैं हमारे 2 वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हों। वो क्या हों, इंडिपेंडेंट फंक्शन, y1 एक फंक्शन है और y2 दूसरा फंक्शन है, ये दोनों क्या हों, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हों, एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलकर एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा, और ये एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमें फर्स्ट ऑर्डर ODE में चाहिए होता है। तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए y1 और y2। ये बताओ कि ये डिस्कशन समझ आई है जो मैंने की है। जी सर। बाकी और कोई नहीं बोल रहा, ये 26 जो है ना सिर्फ मुझे लग रहा है ये लेक्चर सुन रहा, बाकी अपने हेडफोन बंद करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, समझ आ रही है सबको? जी सर। ओके, अच्छा। अब ये जो थे y1 और y2 ये क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है? एक तो वही तरीका कि एक को दूसरे से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। बेशक y1 डिवाइडेड बाई y2 कर लो, बेशक y2 डिवाइडेड बाई y1 कर लो, हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं आना चाहिए आंसर के अंदर। अगर तो कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन डिपेंडेंट हैं।
जो हमारे फंक्शन आए वो डिपेंडेंट है, और ये ऐसा सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए फंक्शन हमारे। तो ये अब जो ना यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस को ये कैसे पता चलेगा, इसको देखो ज़रा। दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक टू द स्टडी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम तो दो फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम n फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। A set of functions f1 of x, f2 of x and so on up to fn of x, यानी n functions हैं हमारे। They are linearly independent if there exist constants c1, c2, c3 so on up to cn, not all zero। यानी कि ये कांस्टेंट किस तरह के होने चाहिए, ये नहीं है कि c1 भी ज़ीरो, c2 भी ज़ीरो, c3 भी ज़ीरो, c4 भी ज़ीरो, cn भी ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। क्या हो गया, n फंक्शंस और n कॉन्स्टेंट्स, लेकिन इन कांस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है कि सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। अब इनके साथ और इनके साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी कि c1 मल्टीप्लाइड बाई f1 ऑफ x प्लस c2 मल्टीप्लाइड बाई f2 ऑफ x प्लस c3 मल्टीप्लाइड बाई f3 ऑफ x प्लस सो ऑन अप टू cn मल्टीप्लाइड बाई fn ऑफ x। तो ये देखो, ये इसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है और c1 c2 c3 अप टू सो cn ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं, c1 c2 c3 एंड सो ऑन अप टू cn सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। इस तरह के फंक्शन हमें चाहिए ही नहीं होते, ठीक है। तो इफ़ द सेट ऑफ फंक्शंस इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट इट इज़ सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। जाहिर सी बात है, जब वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वही हमारे सोल्यूशन होते हैं। अब इसको थोड़ा, ये जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि इन कांस्टेंट्स और इन फंक्शंस के साथ हमने क्या बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो c हैं ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको सॉल्व करके आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ये वाले, ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और ये हमारा फिर जो है ना सोल्यूशन सही नहीं बनता। इन अदर वर्ड्स, a set of functions is linearly independent on an interval if the only constants for which this relation is zero is this condition। क्या मतलब है इसका, कि वही c1 c2 c3 के साथ f1 f2 f3 और nx जितने भी फंक्शन हैं उनका हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x प्लस सो ऑन अप टू cn fn ऑफ x, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर आता है ज़ीरो, लेकिन वजह क्या है, c1 भी ज़ीरो, c2 भी ज़ीरो, c3 भी ज़ीरो, c4 भी ज़ीरो, cn भी ज़ीरो, सारे के सारे अगर ये कांस्टेंट ज़ीरो होंगे तभी ज़ीरो आना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी अगर नॉन ज़ीरो होगा तो फिर ये आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। ये सारे का सारा ज़ीरो अगर इस वजह से आ रहा है कि c1 से लेकर cn तक जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो हमारे जो फंक्शन होंगे f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, fn ऑफ x, ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये तो हमने जनरल केस देखा, ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। वो क्या केस है कि हम n फंक्शंस लेने के बजाय दो फंक्शन ले लेते हैं, f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, सिर्फ दो फंक्शन, ये देखो ये वाला और ये वाला, और दो ही कांस्टेंट ले लेते हैं c1 और c2। अब हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, फ़र्ज़ कर लो इसका आंसर, ठीक है। और कंडीशन इसमें क्या है कि c1 और c2 दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं हैं। अगर ये ज़ीरो है ना तो कम से कम ये c2 जो है ना ये कोई नंबर होगा, 0 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग, कोई ना कोई नंबर होगा। और अगर c2 ज़ीरो है तो c1 कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा। दोनों के दोनों बैक वक्त ज़ीरो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो।
तो फंक्शन f1 और f2 क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। वो किस तरह, ये देखो ज़रा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि c1 जो है ना ये ज़ीरो नहीं है, c1 जो है ये ज़ीरो नहीं है, ये देखो c1 ज़ीरो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस c2 ओवर c1 f2 ऑफ x। यानी कि हमने क्या किया है कि ये, एक मिनट, ये c1 ज़ीरो नहीं है, ये जो ये वाली टर्म है ये उठाकर हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस c2 f2 ऑफ x। क्या बन जाएगा, c1 f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस c2 f2 ऑफ x। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर c1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस c2 ओवर c1 f2 ऑफ x, ठीक है। तो ये देखो माइनस c2 ओवर c1 f2 ऑफ x। अब ये देखो कि c2 ओवर c1 ये क्या बन जाएगा, अगेन एक नंबर होगा, दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ये देखो k आ गया, ये जो है ये क्या हो गया, k ये आ गया, और f2 ऑफ x ये आ गया। क्या बना कि f1 ऑफ x इज़ k टाइम्स f2 ऑफ x, यानी f2 ऑफ x को अगर हम किसी नंबर से, अगर k मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो k 3 है, अगर हम अपने f2 ऑफ x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये f1 ऑफ x बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि दो फंक्शन जो है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं। देखो एक जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, f2 ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन, f1 ऑफ x। क्यों, f2 ऑफ x को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f1 ऑफ x आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कि वन फंक्शन इज़ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर फंक्शन। ये तो हमारी एक चीज़ हो गई लीनियरली डिपेंडेंट, कि लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस थे ये हमारे। और लीनियरली डिपेंडेंट का क्या था कि दो जो कांस्टेंट होते हैं उसमें से एट लीस्ट एक ऐसा हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। तो हमने क्या एज्यूम किया था, c1 नॉन ज़ीरो है। फिर हमने ये जो हमारी ये वाले लीनियर कॉम्बिनेशन था, इधर से हमने f1 ऑफ x की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास क्या आई, वो ये आ गई। अब ये जो है ये क्या है, अगेन एक नंबर है, तो उस नंबर को हमने एज्यूम कर लिया k है। तो ये फंक्शन जो है वो किस तरह आ रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f2 ऑफ x। तो ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, जो ये ODE कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन था इसके अंदर c1 को मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, c1 को 1। तो एक मिनट ये कन्वर्स है ना, हाँ एक मिनट ये देखो ज़रा, ये जो हमारी है ये हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हम c1 को क्या एज्यूम करते हैं, 1, ठीक है। तो हमारे पास f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस c2 f2 ऑफ x बन जाएगा। f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू c2 f2 ऑफ, जो माइनस c2 है ये भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, उसको हम c2 एज्यूम कर लेते हैं। तो f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू c2 f2 ऑफ x, यानी कि एक फंक्शन दूसरे का क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। ये यूँ समझ लो कि जो हम ये वाला काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इसका उलट काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ये किया था कि कांस्टेंट एट लीस्ट ज़ीरो नहीं है, ये हमने एज्यूम किया था। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि c1 ज़ीरो नहीं है, और साबित क्या किया था कि एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। यहाँ पे हम उलट लेके चल रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, और साबित क्या करेंगे कि c1 ज़ीरो नहीं है, ये साबित करेंगे। तो अब ये f1 ऑफ x इज इक्वल टू c2 f2 ऑफ x। अब ये f1 ऑफ x को जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये देखो माइनस 1 इंटू f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि c1 c2 जो है ये फ़र्ज़ करो 0 भी हो जाता है, ये फ़र्ज़ करो 0 भी हो जाता है, लेकिन c1 0 नहीं है, ये क्या है, -1। c1 इज़
नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो C1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। या क्या है अभी तक हमने कि लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस को देखा। लीनियरली डिपेंडेंट की क्या कंडीशन थी कि जो कांस्टेंट उनमें से एक कांस्टेंट एटलीस्ट ऐसा होगा जो कि ज़ीरो नहीं होगा। हमने नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को लेकर चले और ये साबित किया कि F1 जो है वो दूसरे का क्या है, F2 का कांस्टेंट मल्टीपल। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम ये लेकर चले हैं कि एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये पता चलता है कि C1 ज़ीरो नहीं है। तो ये देखो ये एक दूसरे के कन्वर्स प्रूफ हो रहा है कि हमारे जो है ना ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। यहाँ तक की डिस्कशन समझ आई है, ये बताओ। जी सर। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला इस डिस्कशन का, टू फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन नाइदर इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। यानी अगर एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जब मल्टीपल हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट, जब मल्टीपल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हमें चाहिए होते हैं जो कि हमारा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिस। अब एग्जांपल एक देखो ज़रा कि हमारा f1 ऑफ x है sin 2x, ठीक है, और f2x क्या है, sin x cos x। अब लग ऐसा रहा है कि ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, ऐसा लग रहा है देखने से, ठीक है ना। यानी इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ दुनिया के, ये नहीं है कि ये बन जाएगा, या ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करूँ और ये बन जाएगा, ठीक है। लग रहा है बज़ाहिर ऐसा कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो sin 2x है इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा, ये FSC के अंदर पढ़ा था ना। तो sin 2x क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x। ये देखो sin x cos x, और यहाँ पर भी sin x cos x। यानी कि f1 किस तरह मिल सकता है हमें, f2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f1। इट मीन्स f1 ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f2 ऑफ x, ठीक है। तो 2 टाइम्स अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, 2 sin x cos x, क्या बनता है, sin 2x। तो ये देखो sin 2x बन गया। तो इसलिए लग रहा होता है हमें ऐसा बाज़-औक़ात कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको चेक करना चाहिए हमेशा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ये हमारी जो हमने ODE अभी एग्जाम्पल 4 में भी देखी थी, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जिसके दो सोल्यूशन हमने देखे थे, sin x और cos x, ठीक है। उसके अंदर अब आप बेशक sin x को cos x से डिवाइड कर दो, बेशक cos x को sin x से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आता है, कोटेंजेंट x या तो या टेंजेंट x। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है sin x और cos x, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन हो तो फिर हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो ये डिपेंडेंट होते कि ये sin x होता और ये 3 sin x होता, तो क्या होता कि ये दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलके एक कांस्टेंट बन जाता, तो वो तो हमारा जो है ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही फेल हो जाता। हमें तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होते हैं। तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और लीनियर इंडिपेंडेंट का कैसे पता चलता है, आसान तरीका, एक फंक्शन को दूसरे से डिवाइड कर दो। अगर तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं आता तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सोल्यूशन तो क्या होता है कि हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं इस तरह, c1 y1 प्लस c2 y2। फिर क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे और जो है ना c1 और c2 की जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ODE का पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ये एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने निकाला था यही वाला, 3 cos x माइनस 0.5 sin x। ये देखो ज़रा, ये देखो 3 cos x माइनस 0.5 sin x। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए हमारे। दूसरा क्या है,
वो कह रहा है वेरीफाई बाय सब्सटीट्यूशन दैट y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x आर सोल्यूशन टू द ODE y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है हमने। किस चीज़ की तस्दीक करनी है? कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये क्या है? ये इस ODE के सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस यही वाली वैल्यू y की यहाँ पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ जाता है, इसका क्या मतलब होगा कि ये सोल्यूशन है इस ODE का। इसी तरह y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, सोल्यूशन। उसके बाद ये जब हमने साबित कर दिया कि ये दोनों के दोनों सोल्यूशन हैं, तो हमने जनरल सोल्यूशन बनाना है। वो कैसे बनेगा? c1 y1 प्लस c2 y2। लेकिन वो वैलिड कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या अगर ये दोनों सोल्यूशन हैं तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये मैंने जनरल स्कीम डिस्कस की है आप लोगों से। ठीक है, ये बताओ कि जो जनरल स्कीम मैंने डिस्कस की है इसकी समझ आई है, ताकि मैं आगे चलूँ फिर। ओके, अगर समझ आ गई तो सोल्यूशन में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले तो ये जो है आपकी एग्जांपल 5 यानी कि ये ऊपर वाली, ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व कर लेनी है। ऑलरेडी आपने की हुई भी एग्जांपल 4 के अंदर, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई जो ना प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये देखो एक ही स्लाइड के अंदर सॉल्व हो गई है। ये सिर्फ ये किया गया साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब ये कांस्टेंट नहीं आ रहा हमारे पास आंसर, तो इसका क्या मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, c1 y1 प्लस c2 y2। फिर क्या करेंगे, फिर हम जनाब जो है ना अपने c1 और c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से और यहाँ पे पुट कर देंगे, बस तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 6। अब ये देखो कि हमारा एक सोल्यूशन उसने बता दिया कि ये है और y2 कह रहा है कि ये दूसरा। देखो ये बता खुद रहा है कि सोल्यूशन है, वो कहता है कि ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये ODE है। लेकिन इसके बावजूद, सोल्यूशन बताने के बावजूद, वो कह रहा है कि इसको वेरीफाई कर लो, एक दफ़ा तस्दीक कर लो इसकी आगे चलने से पहले। तो हम वही करते हैं, सबसे पहले तस्दीक करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये आ गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y1 प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, y1 डबल प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब ये डबल प्राइम और ये y ये कहाँ पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी ODE की थी उसके अंदर। y डबल प्राइम e टू द पावर x है, माइनस ये आ गया, y क्या है e टू द पावर x। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या आ जाएगा 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये देखो राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा सोल्यूशन है, किसका, इस ODE का। यानी ये ODE कहाँ से बनी है, इस फंक्शन से बनी है। इसके डबल 2 दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो ये वाली ODE आ जाएगी हमारे पास। अब ये बताओ कि ये वाला स्टेप समझ आया, वेरिफिकेशन वाला, ये हम पहले भी कराए हैं वैसे। हाँ जी, याद है ना ये वाला किस तरह किया करते थे वेरिफिकेशन। जी सर, इसकी समझ आ गई सर। ओके, उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि क्या ये हमारा इस ODE का सॉल्यूशन है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। तो y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्या बनेगा, इसका y2 प्राइम और इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव, e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो ये मल्टीप्लाई हो गया। एक और डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा y2 प्राइम का डेरिवेटिव y2 डबल प्राइम, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू और ये फंक्शन वाली वैल्यू
लेफ्ट हैंड साइड हमारी ODE की थी जो, उसमें पुट करो, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी हमारा क्या है, सोल्यूशन है हमारी गिवन ODE का। अब ये तो हमने देख लिया, कंफर्म कर लिया कि वाकई ये दोनों सोल्यूशन हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं या नहीं है। तो किस तरह चेक करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, या तो y1 डिवाइडेड बाई y2 कर दो या y2 डिवाइडेड बाई y1 कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो जब हम ये करते हैं तो y1 क्या था, e टू द पावर x, y2 क्या था, e टू द पावर माइनस x। ये जब ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या बन जाएगी, प्लस, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। ये देखो ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। दिस इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स e to the power x and e to the power minus x are linearly independent functions। और जब linearly independent तो हम क्या कहते हैं, they form a basis। अब हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन अपना देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, यानी दोनों फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब y1 क्या है, e टू द पावर x, y2 क्या है, e टू द पावर माइनस x, तो ये आ गया c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है, इनिशियल कंडीशन एक डेरिवेटिव के बगैर वाली है और एक डेरिवेटिव के साथ वाली है। तो हमने बगैर डेरिवेटिव वाली तो हमने निकाल ली, ये देखो ये, ठीक है। तो डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इसका इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव y प्राइम आ गया, c1 एज इट इज़ आ गया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x आ गया, प्लस c2 एज इट इज़ आ गया, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x आ गया, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये हमारी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे। ये देखो कि जो इनिशियल कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव वाली थी वो क्या थी, y एट x इज इक्वल टू 0 इज़ 6, ठीक है, यानी कि x 0 है और y क्या है, 6 है। तो ये देखो x 0 है, x 0 है, तो e टू द पावर 0, सॉरी ये वाली बगैर डेरिवेटिव वाली, x क्या है 0, e टू द पावर 0 1, 1 इंटू c1 c1, प्लस e टू द पावर 0 1, 1 इंटू c2 c2, तो ये क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2, और y क्या है 6, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 6। ये देखो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद y प्राइम एट 0 इज़ -2, तो ये देखो y प्राइम वाली कौन सी है, ये वाली e, ये x हमारा क्या है 0, e टू द पावर 0 1, 1 इंटू c1 c1, उसके बाद e टू द पावर 0 1, 1 इंटू c2 c2, तो c1 माइनस c2 इज इक्वल टू जो y प्राइम की वैल्यू है -2, तो c1 माइनस c2 इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसे 8th क्लास के अंदर किया करते थे। तो c1 की वैल्यू 2 आ जाती है और c2 की क्या आ जाती है 4। अब ये c1 2 c2 4 ये कहाँ पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो इधर जनरल सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे c1 c2 की वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये समझ आया। हाँ जी, समझ आई है या नहीं? ओके जी, आ गई है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपना आखिरी चीज़, फाइंड अ सॉल्यूशन इफ़ वन सॉल्यूशन इज़ नोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अभी तक हमने इस एग्जांपल के अंदर क्या देखा था कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर ODEs हैं उसके दो सॉल्यूशन आते हैं, 1 और 2। इसी तरह अगर हम पिछले एग्जांपल देख लें तो ये देखो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 सॉल्यूशन। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता होता है, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी किसी भी तरीके से पता होता है।
दूसरा हमने फाइंड करना होता है, और दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये हम अपने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़कर आए हुए हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की टेक्निक। यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर ओडीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ये। अब ये देखो कि ये जो है ना कहता है कि फाइंड अ बेसिस सोल्यूशन। बेसिस सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? बेसिस ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये हमारी ODE है, ये हमारी क्या है? गिवन ODE। अब इस ODE को सॉल्व करने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक सोल्यूशन हमें ऑलरेडी नोन था। जब नोन सोल्यूशन हो तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं हमेशा कि y इज़ इक्वल टू u टाइम्स x। ये हमारी हमेशा यही असम्पशन होती है, बस y इज़ इक्वल टू यू एक्स, ये याद कर लो। ये हमारी क्या है? असम्पशन कि y इज़ इक्वल टू यू एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो पहले, तो ये बन जाएगा y प्राइम इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इसका x का क्या होगा? 1। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। इसका एक और डेरिवेटिव लो, तो ये क्या बन जाएगा? y डबल प्राइम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया u डबल प्राइम, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ ये आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये आ गया, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है u प्राइम के साथ। अब इसका डेरिवेटिव u का u प्राइम आ गया, u प्राइम प्लस u प्राइम 2u प्राइम, बाकी ये वाला पोर्शन एज इट इज़ आ गया जो यहाँ पे था। अब ये y डबल प्राइम, y प्राइम और y की वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करेंगे? जो हमारी ODE गिवन है, ये देखो ये यहाँ पे इसके अंदर y डबल प्राइम जो हमने निकाला है वो, जो हमने y प्राइम निकाला है वो, और y, इनको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, फाइंड करते हैं। ये देखो x स्क्वायर्ड माइनस x ये आ गया, x स्क्वायर्ड माइनस x ये आ गया, और जो y डबल प्राइम है उसकी जगह ये आ जाएगा u डबल प्राइम x प्लस 2u प्राइम ये आ गया, माइनस x ये कहाँ से आया? ये देखो ये रहा माइनस x, ये माइनस x एज इट इज़ आ गया, और y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? u प्राइम x प्लस u। तो देखो u प्राइम x प्लस u प्लस y, ये देखो प्लस y, तो y हमारा क्या था? वो ux था, तो ये आ गया ux इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स था, इसको हम पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स यू डबल प्राइम एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू 2u प्राइम, माइनस इस x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर्ड बन जाएगा, और ये x इंटू यू एक्स बन जाएगा। तो ये देखो माइनस यू प्राइम एक्स स्क्वायर्ड माइनस यू एक्स, और जो हमारी तीसरी टर्म थी प्लस यू एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये आ गई यू एक्स। ठीक है, अब ये माइनस यू एक्स और प्लस यू एक्स ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया? ये ऊपर वाला पोर्शन बच गया सिर्फ। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा है ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, इसमें से एक एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1। तो ये देखो एक एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बन गया एक्स माइनस 1, 2u प्राइम ये आ गया, माइनस यू प्राइम एक्स स्क्वायर्ड ये आ गया, और ये पहली टर्म एज इट इज़ ये आ गई इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? आगे पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट x से डिवाइड कर देते हैं। जब ये पहली टर्म x से डिवाइड होगी तो ये x ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ से x ख़त्म हो गया। जब
इस सेकंड टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो ये x ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस वन इंटू टू यू प्राइम बन जाएगा। और जब थर्ड टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म होकर सिंगल x रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज़ आ गई हमारे पास। ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर 2u प्राइम x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस वन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास माइनस यू प्राइम एक्स, ये आ गया। अब 2u प्राइम एक्स माइनस यू प्राइम एक्स क्या बन जाएगा, u प्राइम एक्स, ये आ गया। माइनस 2u प्राइम, ये आ गया। फर्स्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसमें से u प्राइम कॉमन निकाल लो, u प्राइम कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा x माइनस टू, तो ये हमारे पास इधर तक पहुंच गए हम सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हम एक एजम्पशन लेंगे, वो क्या, अब हम ऑर्डर रिड्यूस करेंगे। हम कहते हैं ना रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अब करेंगे हम। किस तरह कि u प्राइम अगर v है तो u डबल प्राइम क्या होगा, v प्राइम होगा, तो हमारे पास ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो u प्राइम क्या है, v, दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, ये क्या बन जाएगा, u डबल प्राइम, ये क्या बन जाएगा, v प्राइम। ठीक है। अब u प्राइम और u डबल प्राइम की वैल्यूज़ अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, तो u डबल प्राइम की जगह बन जाएगा v प्राइम और u प्राइम की जगह बन जाएगा v। तो ये देखो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स वी प्राइम प्लस एक्स माइनस टू वी इज इक्वल टू 0। ये देखो सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर से किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो बन गया रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ये वाली जो साइड है इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, ये प्लस है ना यहाँ पे, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस बन जाएगी टर्म, माइनस एक्स माइनस टू वी। वी प्राइम क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट करो, डी वी ओवर v, ये v दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, dx इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट। अब हमने क्या किया है कि हमने एक सोल्यूशन हमें नोन था ऑलरेडी, बुक वाले ने बता दिया कि x है जी इसका सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया y इज इक्वल टू यू एक्स एजम्पशन ली, फिर उसका हमने एक डेरिवेटिव लिया, फिर उसके बाद उसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया। तो ये सारे के सारे यानी y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यूज़ ओरिजिनल ODE जो थी हमारी क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया कि u प्राइम को v और फिर u डबल प्राइम को v प्राइम पुट कर दिया, तो हमारे पास ऑर्डर रिड्यूस हो गया। देखो ऑर्डर रिड्यूस हो गया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी आगे चलने से पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट करने तक सारी डिस्कशन समझ आई है। जी सर। हाँ जी 34 समझ आ रही है। आवाज़ नहीं है यार 34 आपकी, मेरे ख्याल आपके माइक का इशू है। ओके, ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से पहले मज़ीद सिंप्लीफिकेशन। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज़ चल रही है, अब डी वी ओवर वी एंड तक चलेगी, डी वी ओवर वी। राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, इसमें से हम क्या करते हैं, एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन। तो ये देखो ये अंदर बन जाएगा एक्स माइनस वन। और जो हमारा न्यूमरेटर है ये, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। तो ये देखो माइनस एक्स प्लस टू। अब ये जो माइनस एक्स है और ये प्लस टू है, इसके बीच में एक माइनस ऐड करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वाला जो माइनस एक्स है ये वाला है, ये जो टू है ये आ गया। इस टू और माइनस एक्स के बीच में एक एक्स ऐड भी कर दो, एक एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो दोबारा यही बन जाएगा देखो हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लस एक्स है ना, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये आ गया। उसके बाद माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स। ये वाला टू
ये आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ चला रहा है अभी तक। अब ये जो हमारे है, इसमें से ये जो दो टर्म हैं बाद वाली -2x और +2, इसमें से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम -2 कॉमन लेंगे तो ये देखो, ये पहली टर्म तो एज इट इज़ आ गई, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा x - 1। तो ये देखो, ये x - 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब इसका ये जो LCM है अलग कर दो और इसका अलग, यानी दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो इस LCM से। ये क्या बन जाएगा, x ओवर x इंटू x -1 -2 इंटू x -1 ओवर x इंटू x -1। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे और x -1 और x -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर x -1, ये आ गया, -2 ओवर x, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इसका भी इंटीग्रल, इसका भी इंटीग्रल, इसका भी इंटीग्रल, dv और v का इंटीग्रल log v, इसका इंटीग्रल log x -1 और इसका इंटीग्रल -2 एज इट इज़ आ जाएगा और इसका इंटीग्रल log x। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास। अब ये 2 इसकी पावर बन जाएगी, लॉगरिथम के रूल्स, log a माइनस log b, log a ओवर b। तो ये देखो, x -1 न्यूमरेटर और x स्क्वायर डिनोमिनेटर, दोनों तरफ इन्वर्स फंक्शन अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, v इज़ इक्वल टू x -1 ओवर x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, ये जो LCM है ये सेपरेट कर दो दोनों का, तो x ओवर x स्क्वायर ये बन जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारा क्या है, v। अब ये देखो कि ये हमारे पास क्या आया है, v, और हमने एजम्पशन क्या ली थी कि v इज़ इक्वल टू u प्राइम। तो ये देखो ज़रा, हमारे पास v क्या है असल में, u प्राइम। तो ये होगा u प्राइम इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। u प्राइम इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो ये 1 ओवर x माइनस ये x स्क्वायर जो है ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, x टू द पावर -2, और ये u प्राइम क्या है, du ओवर dx, ये आ गया, और ये -1 ओवर x माइनस x टू द पावर -2, ये आ गया। अब क्या करो, dx को दूसरी तरफ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रल आ जाएगा, इसका इंटीग्रल अलग कर दो, इसका इंटीग्रल अलग कर दो। इसका इंटीग्रल log x होता है, इसका क्या बनेगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया। ये इंटीग्रल आसान है, इसलिए मैंने इतना सॉल्व नहीं करवाया, खुद कर सकते हो आप। अब जो हमारी असम्पशन थी, जो कि हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए स्टार्ट की थी, वो क्या थी, y इज़ इक्वल टू ux। अब u की जगह क्या आ जाएगा, ये u, ये आ गया u की जगह, और ये वाला x ये आ गया। अब इस x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो log x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x log x, और 1 ओवर x इंटू एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा +1। अब ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन उसने हमें बुक में बता दिया कि वो है y इज़ इक्वल टू x। अब बेशक इसको इससे डिवाइड कर दो, बेशक इसको इससे डिवाइड कर दो, ये दोनों क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ठीक हो गया। तो ये हमारा होता है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के थ्रू सॉल्व करना। अच्छा, एक मिनट ज़रा टाइम देखूँ। ये थी हमारी क्या भला, एग्जाम्पल नंबर 7। अब बुक वाले ने किया क्या है, इस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करवाया और इसकी थ्योरी बाद में पढ़ाई है। हालांकि नॉर्मली बुक वाला क्या कर रहा होता है, बुक वाला ये करता है कि पहले थ्योरी पढ़ाता है, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करवाता है। लेकिन इस केस के अंदर ये ज़रा थोड़ा सा टिपिकल सा था टॉपिक, तो इसलिए उसने कहा कि एग्जाम्पल पहले सॉल्व करवा देते हैं ताकि आइडिया हो जाए सोल्यूशन का, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ है ये, इसको जनरलाइज बाद में किया है उसने, वरना नॉर्मली क्या करता है, पहले जनरल चीज़ बताता है, फिर उसकी पर्टिकुलर चीज़ें सॉल्व करवाता है। यहाँ पर उसने पर्टिकुलर सॉल्व करवा के आपको समझा दिया, अब वो इसको जनरलाइज करने की तरफ जा रहा है।
ये उसकी जनरलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। इस जनरलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल थी हमारी, ये समझ आई है? ये रोल नंबर 20 क्या पूछ रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी। यार आपकी आवाज़ मेरे भाई कट रही है, प्रॉब्लम ये है। मैं क्या सर, ये सोल्यूशन दिया होता है जो, तो एक ही सोल्यूशन हमें दे दिया होगा, हमें कैसे पता लगेगा दूसरा सोल्यूशन सर जी? कैसे वो करेंगे खोज से? किस तरह फाइंड करेंगे दूसरा, ये पता कर रहे हो? नहीं, आवाज़ मुझे कट रही है आपकी। सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है, इससे मतलब हो जाए ना यार। स्टेप कौन से करने हैं? देखो, हाँ देखो ना एग्जाम, देखो ये सारे स्टेप दिए हुए तो हैं। ये देखो, ये देखो, ये सारे स्टेप ही तो हैं। ये एक मिनट, ये देखो, ये आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर जिनमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड अप्लाई करना है, तमाम के अंदर ये लेकर चलना है, y इज इक्वल टू यू एक्स, जिसमें एक सोल्यूशन गिवन हो और ये कहा हो कि दूसरा फाइंड करो, तो आपने स्टार्ट यहीं से ही लेना है, y इज इक्वल टू यू एक्स। बेशक कोई सा भी प्रॉब्लम हो, वट एवर, स्टार्ट कहाँ से होगा? y इज इक्वल टू यू एक्स है, उसका एक डेरिवेटिव लो और फिर उसके बाद दूसरा भी ले लो, और इन तीनों की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है कहाँ पे? आपकी जो ओरिजिनल ओडीई होती है क्वेश्चन के अंदर दी हुई, उसके अंदर पुट करनी है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना शुरू कर देना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये देखो सिंप्लीफिकेशन करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम यहाँ तक। इस सिंप्लीफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप समझो कि y इज इक्वल टू यू एक्स, इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लिए और इन तीनों को पुट कर दिया क्वेश्चन जो हमारा होता है ओडीई वाला, उसके अंदर पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये पहला स्टेप समझ आया? पहले ये बताओ। यस सर, आज ओके जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो आपका होता है ना y डबल प्राइम, इसको u डबल प्राइम, इसको रिड्यूस करना होता है आपने। इसका ऑर्डर क्या करना होता है? रिड्यूस। वो रिड्यूस किस तरह होगा? हर क्वेश्चन के अंदर आपने रिड्यूस करना है मेरे भाई, हर क्वेश्चन के अंदर रिड्यूस करना है। उसका तरीका क्या होता है कि u प्राइम जो है ना, इसको आप क्या ले लेते हो? v। ये देखो u प्राइम को क्या ले लिया? v। इसका जब डेरिवेटिव ले दोगे तो क्या बन जाएगा? दोनों साइड पर डेरिवेटिव लो, u डबल प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम। तो ये देखो u डबल प्राइम क्या हो जाएगा? v प्राइम। समझ आया है? तो देखो ऑर्डर रिड्यूस हो तो गया, ये देखो ऑर्डर रिड्यूस हो तो गया, इसकी जगह v प्राइम डबल डेरिवेटिव था, सिंगल डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये देखो सिंगल डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गई। दूसरा स्टेप क्या है कि u प्राइम इज इक्वल टू v, फिर इसका एक और डेरिवेटिव लो ये, और फिर ये वैल्यूज पुट कर दो जो आपने सिंप्लीफाई किया था उसके अंदर, और उसके बाद दोबारा सिंप्लीफाई करना शुरू करो और वेरिएबल सेपरेट कर दो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए वेरिएबल सेपरेट करने तक। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद कि इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब v क्या था? u प्राइम। अब ये तीसरा स्टेप आ रहा है। दूसरा स्टेप क्या था कि u प्राइम इज इक्वल टू v, u डबल प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम। ऑर्डर रिड्यूस हो गया और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? v एज ए फंक्शन ऑफ x, v एज ए फंक्शन ऑफ x। अब v क्या था? u प्राइम, तो इस v की जगह क्या कर दो? u प्राइम, और u प्राइम क्या होता है? du बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2। ये देखो ये बन गया। हमने क्या फाइंड करना है? u। तो dx को दूसरी साइड पे ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट कर लो, एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास ये u एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या अजम्पशन ली थी शुरू में? y इज इक्वल टू यू एक्स, क्योंकि देखो सोल्यूशन हमारा y होना चाहिए, u नहीं होना चाहिए, ना v होना चाहिए। क्यों? हमारी ओडीई क्या थी? y डबल प्राइम, y सिंगल प्राइम,
y, तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये देखो ये क्या है, ये तो u एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो हमने एजम्पशन क्या ली थी, y इज इक्वल टू यू एक्स। तो u की वैल्यू जो आपने अभी अभी निकाली वो यहाँ पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी डबल काम होना इसके अंदर कि आप एक दफ़ा क्या करते हो, u प्राइम इज इक्वल टू v पुट करते हो, ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हो, इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या बन जाएगा, v एज ए फंक्शन ऑफ x, v एज ए फंक्शन ऑफ x। फिर v की जगह क्या पुट करोगे, u प्राइम, दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, u एज ए फंक्शन ऑफ x। फिर उसके बाद जो आपने ओरिजिनल सपोजिशन ली थी y इज इक्वल टू यू एक्स, उसके अंदर u की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा हमारे पास। सिंपल प्रोसीजर, समझ आया? यस सर। ओके जी। उसके बाद बस ये आखिरी चीज़ हमारी अब रह गई है इसकी जनरलाइजेशन, ठीक है। ये वैसे जनरलाइजेशन जो है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको अभी फ़िलहाल नहीं करवा रहा, उसकी वजह है कि एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो आपने एग्जांपल 7 करवाई है इसका सेकंड लास्ट पेज एक दफ़ा ओपन करते हैं। ये वाला, जी सर। इसमें सर क्या, इसमें जहाँ पे हमने x की पावर को -2 किया, तो सर हम दूसरे वाले 1/x को भी तो x की पावर -1 कर सकते थे। बिल्कुल हमने कर इस तरह सकते थे, देखो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये तो हमें वाज़े नज़र आया कि 1/x का इंटीग्रल तो हमें ज़बानी याद होता है एफएससी से, क्या होता है, log x, तो इसलिए नहीं किया। सर वो बात ठीक है, लेकिन अगर हम उस तरह करें तो सॉल्यूशन तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन वो इससे नहीं करेगा। हाँ हो, ऐसे ही है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, कुछ इंटीग्रल जो है ना वो आपके ज़बानी कलामी आपको याद होते हैं, उसके अंदर कोई इबहाम नहीं रहता, तो इसलिए इसको तो 1/x ही रहने दो, क्योंकि इसका इंटीग्रल log x है, ऑटोमेटिकली पता है। अगर आप इसको x टू द पावर -1 करो तो वो हमारे पास फिर जो है ना उसका नुकसान, सोल्यूशन किस वजह से नहीं बनता, उसकी वजह यह है कि जो इसका log x आता है ना, उस log x को ओरिजिनल ODE के अंदर पुट करो ना तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको x टू द पावर -1 करके सॉल्व करोगे तो उसको ओरिजिनल ODE में पुट करोगे तो आंसर आपका इक्वल नहीं आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम होता है हमारा। सर तो हमें हर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमने ऐसे ही करना है या इस तरह का नहीं करना? ये तो आपको एफएससी से पता होना चाहिए कि 1/x कहीं पे अगर आ गया तो उसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इससे इंटीग्रल तो नोन है ऑलरेडी, log x है। एफएससी में कैलकुलस पढ़ी थी? जी सर पढ़ी थी। तो देखो ना वहाँ पर तो 1/x जो है ना, वहाँ पर तो आप आंखें बंद करके कि इसको छेड़ना ही नहीं है कि इसका log x है। सर फिर हम 1/x² को भी तो सर उसका डेरिवेटिव हम ऊपर लिख लेते हैं तो उसके साथ बिल्कुल, अगर हाँ अगर आप देखो, अगर आप उस तरह करना चाह रही हो तो बेशक कर लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको 2x बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगी ये बताओ मुझे। सर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2x, ठीक है, नीचे x से डिवाइड भी तो करोगे ना, तो ये तो x³ बन जाएगा, फिर ऊपर डेरिवेटिव तो कंप्लीट ना हुआ। सर नहीं, लास्ट स्टेप में जहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ये कह रही हो आप? जी सर, इसको 1/x² रहने तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें उसका डेरिवेटिव, तो ये नहीं बच्चे, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ये देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं कहता हूँ 1/x², ठीक है, 1/x²। मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, ठीक है, मैं 2x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2x से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। x² का तो डेरिवेटिव बन गया, लेकिन जो एक और 2x होगा उसका क्या करोगी, उसका क्या करोगी ये बताओ मुझे। जी सर ठीक है समझ आ गई, आ गई ये समझ? जी सर। हाँ, यहाँ पर वो वाली चीज़ है ही नहीं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, उससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर। तो ये वाला जो है ना, ये अब टाइम भी वैसे ओवर ही हो गया, थोड़ा सा 3-4 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब उस तरह नहीं चल रहा कि जो ना समझ ना आए। मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा बेशक शुरू हो जाए, हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, रातों को बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए कि समझ आई हुई वो चीज़, ठीक है।
ये इसको जो ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, इसको ये जो लिखा हुआ है ना बुक से थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट लिखूँगा ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आए। ठीक हो गया। अब बताओ कि आज का लेक्चर फिर ओके है? सर स्टार्ट में से बता दें। किस जगह से मुझे लेट बताओ? ज्वाइन अच्छा लेट। स्टार्ट में से थोड़ा नमाज की वजह से थोड़ा सा लेट अच्छा नमाज पढ़ने गए। अच्छा अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से यहाँ से ये आप कहाँ से ज्वाइन किया था आपने, ये बताओ मुझे। एग्जाम्पल 4 देखी थी आपने? सर इससे आधी देखी थी बस। आधी देखी थी? या- अच्छा तो दोबारा देख लो इसको, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ODE होती है, फर्स्ट ऑर्डर ODE, उसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है? 2 इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कौन सी भला? एक हमारी ODE यानी कि y प्राइम इज इक्वल टू KY, इस तरह की कोई ना कोई एक ODE हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है? y एट 0 इज इक्वल टू 3, इस तरह की कोई कंडीशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ODE और ये इक्वेशन मिलकर क्या बनाती हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ODE, मैं सेकंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑर्डर ODE का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ODE एंड इनिशियल कंडीशन 2 इक्वेशंस के ऊपर बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारी ODE होती है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल जाती है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c है वो 1 है, -3.5 है, या क्या नंबर है ये पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो वो नंबर हम जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हम चैप्टर 1 के अंदर ऑलरेडी कराए हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर ODEs के अंदर। जो हमारी सेकेंड ऑर्डर ODEs होती है ना, उसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 2 के बजाय 3 इक्वेशंस पे मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी? एक ODE, दूसरा बगैर डेरिवेटिव के इनिशियल कंडीशन इस तरह की ये, और तीसरी इक्वेशन डेरिवेटिव के साथ इनिशियल कंडीशन। अच्छा, अब ये 2 इनिशियल कंडीशन क्यों चाहिए होती हैं? एक डेरिवेटिव के साथ, एक बगैर डेरिवेटिव के साथ। इसकी क्या वजह है? इसका वजह ये है कि हमारी जो सेकंड ऑर्डर ODE है, कौन सी है? सेकंड ऑर्डर। उसको जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए ये वाली डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो जो सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हुई थी उसको एक और दफ़ा इंटीग्रेट कर दो तो एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए ये वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब सेकंड ऑर्डर ODE को सॉल्व करते हैं, चूँकि हम 2 दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है सिंगल डेरिवेटिव के साथ और एक आता है बगैर डेरिवेटिव की इक्वेशन के साथ। तो उनके लिए ये 2 इनिशियल कंडीशन यूज़ होती हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये देखो, ये जनरल सोल्यूशन है, पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए 2 कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है सेकंड ऑर्डर ODE के केस के अंदर। उसके बाद ये जो है ना हमारी जो उसने फिर ये कहा कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ना इसको सॉल्व करो। अब ये देखो कि ये हम 3 इक्वेशन चाहिए सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। ODE, बगैर डेरिवेटिव के इनिशियल कंडीशन, डेरिवेटिव के साथ इनिशियल कंडीशन। अब ये जो है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हम एग्जाम्पल 1, ये तो एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 1 के अंदर हम इसको ऑलरेडी देख आए हैं कि इस ODE y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 के 2 सोल्यूशन निकलते हैं, एक है sin x और दूसरा है cos x। तो ये देखो, तो उस sin x और cos x को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। किस तरह बनेगा? c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारा क्या है? जनरल सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है। अब इस जनरल सोल्यूशन के अंदर हम ये वाली इनिशियल कंडीशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास
डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशन भी है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इक्वेशन का। तो y का डेरिवेटिव y प्राइम c1 एज इट इज़ आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया, प्लस c2 एज इट इज़ आ गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव वाली के अंदर ये डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, और विदाउट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के अंदर विदाउट डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी। ये c1 और c2 की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे कहाँ पे, अपने इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। ओके जी, ओके, फिर जो ना बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। मुझे अटेंडेंस लेने दो सिर्फ, अभी नहीं जाना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर आज लेक्चर होगा रात को? नहीं, रात को जो मैं ले रहा हूँ ना एक्सेल वाला, वो आज नहीं होगा, वो होगा परसों, क्योंकि कल फिर मेरे 2 लेक्चर हैं। आज भी मेरे 2 लेक्चर थे, कल फिर 2 लेक्चर हैं। कल आप लोगों का ही है ना लेक्चर, ठीक है ना, दोबारा आप लोगों का दूसरा लेक्चर भी है, और फिर उसके बाद ODE वालों का भी लेक्चर है 4th सेमेस्टर का, ठीक है। तो कल भी 2 लेक्चर हैं, तो कल मैं एक्सेल वाला नहीं ले सकूँगा। आज भी 2 लेक्चर लिए, आज भी नहीं ले सकूँगा, तो इसलिए परसों होगा एक्सेल वाला, ठीक हो गया। ठीक है सर। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।